वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी। ऑल योर्स अनिल एंड शोभना माय डियर। शोभना। हाँ ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप। हाय, आई एम शोभना, ए ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड मेंबर ऑफ Al-Anon। हाय। थैंक यू। हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले मैं ईश्वर का को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिसने यहाँ तक पहुंचाया। ये मीटिंग हम लोगों को मिली, ऐसी जगह पर मीटिंग का संदेश भेजा जहाँ पर दूर दूर तक ये और Al-Anon का पता हम लोगों को नहीं था। और इस रास्ते पर चलने की सद्बुद्धि और ताकत दी ईश्वर ने। रास्ता बताया, उसके साथ एक हिम्मत भी दी और वो बुद्धि भी दी कि तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। तो सबसे पहले मैं ईश्वर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और आज मेरे लव्ड वन ने उनकी सोब्राइटी के 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, और सच में मैं बहुत इमोशनल हूँ। और अ, मतलब पूरी एक तरीके से ना मूवी जैसे आ जाती है आंखों के सामने कि कैसे कैसे इस जर्नी को अ, जिया है हम लोगों ने, एक एक दिन करके पहले की जर्नी। और आज 2-3 दिनों से पूरा सब कुछ ऐसे रिमाइंड हो रहा था, सब कुछ चीजें ऐसे याद आ रही थी कि जैसे आंखों के आगे सब कुछ वही सीन चल रहे थे, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, कैसे ईश्वर इन मीटिंग्स तक लेकर आया, कैसे ऑनलाइन मीटिंग मिली, और कितना कितना सब कुछ मतलब फेस किया है, बहुत कुछ फेस किया है। आसान ये जर्नी बिल्कुल भी नहीं रही, बिल्कुल भी आसान नहीं रही। बट उन्होंने ये कर दिखाया, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से, और कर रहे हैं। तो मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज मैं समझ पाती हूँ कि जिस तरीके से मैं उनकी शराबियत की कारण नहीं थी, उसी तरीके से मैं सोब्राइटी की भी कारण नहीं हूँ। वो उनकी मेहनत है, उनके ईश्वर की मेहनत है, और ए फेलोशिप का और आप सब मेंबर्स का साथ है, उनके स्पॉन्सर का साथ है, जो एक एक कदम करके बढ़ पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का मेरा टॉपिक है क्योर्स टू पीस। तो पहले मैं अपना बिगनिंग फेज बताना चाहूंगी हम लोगों का कि कैसा था। शराबियत से पहले तो हम लोगों की लाइफ ठीक थी, जैसे हर कपल में झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है, प्यार भी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती हैं, लड़ाई झगड़े सब होती हैं, प्यार भी होता है, वो सब था। बट जब अल्कोहलिज्म मेरी लाइफ में आया, हम दोनों की लाइफ में आया, तो वो प्यार व्यार सब गायब सा हो गया। और कब धीरे धीरे ये अल्कोहल लाइफ में आ गया ना, दबे पाँव, पता ही नहीं चला हम लोगों को, मुझे पता नहीं चला। लोग मेरे से कहते थे, जैसे मेरी एक जेठानी थी, वो हमेशा मेरे से कहती थी कि अनिल भैया बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे हैं, ड्रिंक करते हैं, तुम रोको उनको। तो मैं लाइटली लेती थी कि यार वो तो एंजॉय के लिए पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है और वो समझते हैं। क्योंकि वो कभी पीकर ऐसे झगड़ा नहीं करते थे, कभी ऐसे मेरे को मतलब किसी तरीके का परेशान नहीं किया, मेंटल टॉर्चर नहीं किया, मारा पीटी नहीं की, कुछ नहीं किया। मैं कहती थी कोई बात नहीं, वो तो एंजॉय के लिए पी रहे हैं, क्योंकि जब तक पता ही नहीं था कि भाई कंडीशंस ऐसी खराब हो जाएंगी, इस हद तक चीजें चली जाएंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं मैं सबके सामने उनसे कुछ नहीं कहती थी, पर मैं कहती जरूर थी कि आप ये सब मत करो, मत पियो, ये चीज आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि मैंने कभी बचपन से, मेरे पापा ने कभी ड्रिंक की नहीं, मैंने नहीं देखा था, पर अपने घर में मैंने अपने चाचा को देखा था कि किस तरीके से वो शराब पीकर हंगामा किया करते थे। और आज मैं ये भी समझ पाती हूँ कि वो एक अल्कोहलिक थे। तो आज उनके लिए भी मेरे दिल में कंपैशन आता है कि मतलब वो एक अल्कोहलिक थे, वो बीमार थे, वो बेकार इंसान नहीं थे, वो बीमार इंसान थे। तो बहुत ज्यादा मतलब वही जो हर अल्कोहलिक फैमिली में चलता है, उनका पीना, मेरा रोकना, और मेरी लाइफ का सिर्फ एक उद्देश्य बन जाना कि मुझे इनको रोकना है, कुछ भी करके बस मुझे इनको रोकना है। क्योंकि बढ़ती हुई बीमारी है, तो धीरे धीरे बढ़ने लगी, कंडीशंस बहुत खराब होने लगी, हेल्थ बहुत खराब होने लगी, मेंटली, स्पिरिचुअल, फिजिकली, आर्थिक तौर से, मतलब हम लोग हर तरीके से पीछे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे चीजें ना हाथ से फिसलती जा रही है रेत की तरह, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ये मैं का जो भाव था ना मेरे अंदर, वो बहुत ज्यादा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक परफेक्ट वाइफ हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि नॉर्मल फैमिलीज में तो ये सब बोला जाता है ना कि फैमिली में कि वाइफ हो, एज ए वाइफ तुम सब कर सकती हो, और हो सकता है तुम दोनों के बीच कुछ सही नहीं हो, इसलिए ये सब कंडीशंस तुम्हारी हो रही हैं।
और उस मतलब वो मुझे इतना जब लोग ऐसा कहते थे ना तो वो मेरा ईगो बहुत हर्ट हो जाता था और मैं और ज़ोर-शोर से अपनी प्रैक्टिस चालू कर देती थी कि भाई कहाँ पर कमी रह रही है। मतलब ऐसा लगता था जैसे लाइफ़ में ना बस अब एक ही उद्देश्य बचा है कि इनको ठीक करना है बस और कुछ है ही नहीं। बच्चे मेरे को मैं देखती नहीं थी, घर में देखती नहीं थी, इतनी अनमैनेजेबिलिटी मेरे घर में हो रही थी, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता था। हॉस्पिटल लीवर 3rd स्टेज पर बता दिया था डॉक्टर ने इनका। हम हॉस्पिटल जाते थे, मैं इनको डराती थी, मैं इनको कस्में देती थी, डॉक्टर इनसे बोलता था कि अब मत पियो, अब पियोगे तो तुम 4 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाओगे। और मेरी कंडीशन ये सुन के और ज़्यादा खराब हो जाती थी। रात-रात भर मैं सो नहीं पाती थी, मैं साँसें चेक करती थी कि आज तो ये इंसान ज़िंदा है ना। कहते हैं ना पूरे परिवार को इफ़ेक्ट करती है शराब। पीता एक व्यक्ति है बट वो पूरा परिवार इफ़ेक्ट होता है और मैं इस तरीके से इफ़ेक्ट होती थी। और जो सब कुछ चलता रहता है, वही अल्कोहलिक फैमिली में वही सब मेरे साथ भी हुआ। मैंने साम, दाम, दंड, भेद जो कर सकती थी, पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र सब कुछ किया मैंने, सब कुछ किया। और उनको डराती थी, उनको कस्में देती थी, बच्चों की कस्में देती थी मैं उनको कि आपको बच्चों की कसम है, आप नहीं पियोगे क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, मुझसे। बट ये बात मैं नहीं समझ पाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है? कसम भी नहीं मान रहे हैं वो। और फिर मेरे अंदर जब वो कसम टूट जाती थी ना, तो इतनी नफ़रत, इतनी घृणा पैदा हो जाती थी, मैं कहती थी उनसे कि तुम कितना गिरोगे यार? कितना और गिरोगे तुम? मतलब इतनी नफ़रत मेरे अंदर हो जाती थी उस इंसान के लिए और मैं उनसे कहती थी। उनकी वीडियोज़ मैं बनाती थी, सुबह उनको दिखाने के लिए कि ये गिल्ट में जाएँ तो एट लीस्ट फिर नहीं पिएँगे। बट मुझे नहीं पता था कि वो मैं मतलब तड़का वाला काम कर रही हूँ। मैं उस इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है बट वो अपनी बीमारी की वज़ह से इतना इतना ज़्यादा मजबूर है ना कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा है। वो चीज़ मैं नहीं समझ पाती थी। क्योंकि बीमारी है ये तो पता ही नहीं था ना कि मतलब वो इंसान कितना कितना स्ट्रगल कर रहा है अपने आप से, अपनी फीलिंग्स के साथ में, वो बॉटल के आगे कितना मजबूर है। मतलब एक बॉटल कितना मजबूर कर दिया उस इंसान को और मुझे भी। एक बॉटल नचा रही थी मेरी पूरी फैमिली को। बच्चे मुझसे कहते थे वो नीचे रूम में बैठे रहते थे अकेले, मैं बार-बार उनको देखने आती थी, सुबह 4 बजे उठ के पीने चले जाते थे। तो बच्चे मेरे से कहते थे मत जाओ हमारे साथ बैठो बट मैं उन पर कोई ध्यान ही नहीं देती थी। मुझे तो ऐसा लगता था बस मैं इनको सही कर लूँ, फिर बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। और इसी तरह लाइफ़ चल रही थी। बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब थी, शराब कहीं न कहीं दिमाग पर भी असर करने लगी थी, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? उनको नहीं समझ में आता था। तो फैमिली ने डिसाइड किया एक सेंटर में भेजने का और यहाँ से लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। सेंटर में भेजा और वहाँ पर वो ईश्वर की कृपा रही कि सेंटर ऐसा मिला कि वहाँ पर उनको प्रोग्राम मिला। 3 महीने वो वहाँ पर रहे और मैं यहाँ पर थी। तो मेरे दिमाग में ना एक ही चीज़ चलती थी क्योंकि वहाँ पर कोविड का टाइम था, कोई मतलब ऐसा कनेक्शन था नहीं, मिलने जाते जाने नहीं देते थे, कोई बात ऐसी ज़्यादा होती नहीं थी। तो मेरे दिमाग में बस एक यही चीज़ चलती थी कि अब ऐसा मुझे क्या-क्या करना है कि ये इंसान ना पिए। मतलब अभी तक वो चीज़ मेरे अंदर थी कि मैं रोक सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और प्रोग्राम में ना मैंने एक बात ये सीखी कि जब मैं मीटिंग्स में आती हूँ ना और जब मुझे रिकवरी चाहिए, मेरे घर में मुझे रिकवरी चाहिए, तो मुझे मैं और मैं ही सही हूँ, मेरी बात ही सही है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और लॉजिक लगाना। साइड में रखकर आना पड़ता है। ये सारी चीज़ें साइड में रखकर आना पड़ता है कि मैं ही सही हूँ, मैं जो कह रही हूँ ना वो बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें मुझे साइड में रखना पड़ता है। ये चीज़ें मुझे धीरे-धीरे समझ में आई, बहुत टाइम लगा और जब वो आए तो फिर मेरे अंदर पागलपन ना और ज़्यादा सवार होने लगी। मुझे लगने लगा कि अब मैं ऐसा क्या करूँ और मैं कैसे रोक पाऊँगी? मुझे मतलब पूरी लाइफ़ की टेंशन होती थी, पूरा फ्यूचर दिखता था, कैसे क्या होगा? कैसे मैनेज कर पाऊँगी मैं 24 घंटे इस इंसान के साथ मैं कैसे रहूँगी? क्योंकि वो मैं जो था ना मेरा अभी भी था कि मुझे ही करना है। मुझे ईश्वर का नहीं पता था कि ईश्वर को करना है और ईश्वर ही कर रहा है। अगर ये मीटिंग्स मिली हैं उनको तो ये ईश्वर की कृपा है, वो मैं नहीं देख पा रही थी। और ये जो मिरेकल्स मेरी लाइफ में होते थे वो भी मुझे नहीं समझ में आते थे। वो जब मैं प्रोग्राम में आई ना तब मुझे मिरेकल समझ में आए कि हाँ, ईश्वर ने मेरे जीवन में कितने चमत्कार किए हैं। बट मैं उनको महसूस नहीं कर पा रही थी। जब ये प्रोग्राम मुझे मिला तो मुझे वो मिरेकल महसूस करना आया, जीना आया कि हाँ, मतलब मैं अंदर तक ना ग्रैटिट्यूड फ़ील कर पाई। पहले किसी चीज़ का ग्रैटिट्यूड नहीं था, एक कंप्लेंट मोड में मैं चली गई थी। मुझे सिर्फ़ अपनी लाइफ में ना कमियाँ-कमियाँ नज़र आती थी
कि ईश्वर ने मेरे साथ ये बुरा किया है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, पर प्रोग्राम ने मुझे ग्रेटिट्यूड फ़ील करना सिखाया। असली ग्रेटिट्यूड का मतलब मुझे प्रोग्राम ने सिखाया। और जब वो मेरा पागलपन देखते थे, वो कहीं जाते थे तो इतनी बार ट्रस्ट टूट चुका होता है ना हम लोगों का, कि आसानी से ट्रस्ट करना मतलब ईज़ी नहीं होता है, कि मैं एक दिन में आए वो और मैं वो कहीं बाहर जा रहे हों, मैं ट्रस्ट कर लूँ कि हाँ, हाँ, जाओ, जाओ। ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत टूट चुके होते हैं ना, सालों की बीमारी होती है, सालों के ज़ख्म होते हैं, कैसे एक दिन में भर जाएँगे? तो वो मेरे जब वो पागलपन देखते थे ना तो उन्हें बड़ा इरिटेशन होता था। क्योंकि अल्कोहलिक इरिटेट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उन्हें मेरे को देख-देख के इरिटेशन होता था और मैं उनसे कहती कुछ नहीं थी पर मेरी हरकतें बिल्कुल पागलों टाइप की होती थी। अब यहाँ जा रहे हैं तो मैं बाहर ही खड़ी रहती थी, कब आएँगे, कब आएँगे? तो उन्होंने एक काउंसलर से बात की और फिर मुझे एल-एन-ओ का मैसेज मिला और मेरी एक एल-एन-ओ मेंबर से बात हुई, उन्होंने मुझे ऑनलाइन मीटिंग से जोड़ा और मैं सच में थैंकफुल हूँ उन मेंबर की भी, जिन्होंने मेरा सच में साथ दिया। जब भी मैं कॉल करती थी क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोग्राम बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में इतना दिमाग मतलब कन्फ्यूज़्ड रहता है ना, हज़ारों क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं और उद्देश्य सिर्फ़ एक ही रहता है मीटिंग करने का स्टार्टिंग में, कि अब ना पिए। पहले उद्देश्य था कि कैसे छुड़ा दूँ, अब उद्देश्य चेंज हो गया था, मोटिव ये हो गया था कि अब नहीं पिए, ऐसा कोई सॉल्यूशन मुझे बता दें, मीटिंग में आने तक भी। तो उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे बताया कि आप कंट्रोल नहीं कर सकती, आप कारण नहीं हो, आप क्योर नहीं कर सकती। तो सुन के थोड़ा अजीब-सा लगा, बट ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा मीटिंग में जॉइन करो, मीटिंग में आती रहो। मैंने जॉइन करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में मुझे ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आता था, बट मैं उनसे कॉल करके कहती थी कि कुछ समझ में नहीं आता और वो कहती थी कीप कमिंग बैक, आती रहो, सब धीरे-धीरे होने लगेगा। और पता नहीं वो आवाज़ मेरे लिए ईश्वर की आवाज़ थी। जैसे ईश्वर ही मुझसे कह रहा हो कि कीप कमिंग बैक, आती रहो। और सच में मैं वही चीज़ मैंने पकड़ कर रखी कि मैं आती रही। और कब मैजिक मेरी लाइफ में, मिरेकल मेरी लाइफ में होने लगे, मेरे अंदर चेंजेज़ आने लगे, मुझे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। और बहुत बहुत आसान नहीं रहती ये जर्नी ना, बहुत आसान नहीं रहती क्योंकि जब प्रोग्राम में आती हो और ये पता चलता है कि तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, जो भी करना है खुद के लिए करो और प्रोग्राम मी और माय सेल्फ का है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। तो बड़ा अजीब-सा लगता है कि अभी तक तो दूसरों के लिए ही सब कुछ करते आ रहे थे। और ये बोलना कि भई सबसे बड़ी हेल्प अल्कोहलिक की यही है कि तुम उसकी कोई हेल्प मत करो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता था कि एज़ अ वाइफ मेरा तो मतलब यही है कि मुझे तो उनकी लाइफ़ में पूरा इंटरफेयर करना ही है। मतलब मैं ही तो उनको बताऊँगी ना कि क्या सही है, क्या गलत है, उनको तो कुछ समझ है ही नहीं। वो कैसे समझ पाएँगे कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है? क्योंकि मुझे सबका पता होता था ना। कि किसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, सिवाय खुद के कि खुद के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये मुझे नहीं पता था। ये मुझे मेरे प्रोग्राम ने बताया कि तुम अपने ऊपर फ़ोकस करो, तब घर में शांति आएगी। क्योंकि अंदर इतनी हलचल रहती थी, वो कहीं जाते थे और फिर इतना समझ में आ गया था कि मुझे उनको जो वो कर रहे हैं ना, मीटिंग कर रहे हैं, वो मीटिंग करने देनी है। जहाँ जा रहे हैं उनको जाने देना है, उनको लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो वाली चीज़ मुझे लाइफ़ में अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता मेरे जैसे इंसान के लिए, जो कि हमेशा से मतलब ऐसा करता है कि नहीं, नहीं मैं मतलब मैं जो कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। मैं सही कह रही हूँ, तुम गलत हो। तो बड़ा मुश्किल होता है, चुप रहना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि चुप रहना कभी सीखा ही नहीं था, सिर्फ़ बोलते रहना और वो तो बहुत कम ही बोलते थे, मैं ही ज़्यादा बोलती थी, तो सुनना भी नहीं सीखा था। बट मीटिंग में आके मैंने लिसन एंड लर्न करना सीखा, चुप रहना सीखा, बहुत बोलने की क्रेविंग होती थी, जब वो कहीं जाते थे बहुत लगता था रोक दूँ, मत जाओ। बहुत बार ऐसा लगता था कि कोई नया ज्ञान उनको दे दूँ। बट बहुत मुश्किल होता था पर मैंने किया। वो भी ईश्वर की कृपा रही, मेंबर्स का साथ रहा, मीटिंग्स का साथ रहा मेरे को कि मैं वो चीज़ कर पाई। और इसके लिए भी ना बहुत साहस चाहिए होता है, बहुत करेज चाहिए होता है खुद के अंदर चेंजेस करने के लिए। और जब मैं खुद के अंदर चेंजेस करती हूँ ना, तो मेरे आस-पास का माहौल ठीक होने लगता है। मेरे अंदर पेशेंस आया, मैंने पेशेंस रखा क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब सोब्राइटी आ गई है, अब तो बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाना है पहले की तरह और बस अब तो लाइफ़ बिल्कुल सेट है, कोई प्रॉब्लम्स आएँगी नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। इतने सालों की चीज़ें जो बिखर चुकी है ना, उनको समेटने में भी टाइम लगेगा ना। एक लाइफ़ जो बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब ये तो ज़ीरो से शुरुआत करना है, ज़ीरो से शुरुआत करना है। तो उस चीज़ में भी मेरे को ये चीज़ समझ में आई, मेंबर्स ने मुझे बताया कि
जैसे बाहर लोग कहते थे स्टार्टिंग की सोब्राइटी में घर से बाहर नहीं निकलते थे तो लोग कहते थे अरे सोशल नहीं हो रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे को बड़ा ट्रिगर होता था, अरे यार फिर मैं टेंशन करने बैठ जाती थी, अब क्या होगा? अब ये बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ जो एक ए मेंबर बैठी हुई हैं, उनको कॉल किया, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम अपने ऊपर फोकस करो। एक दिन वो इतना सोशल होगा, इतना बोलेगा कि तुम देखती रह जाओगी। और मैंने उनकी बात पर विश्वास किया। मेंबर्स मुझसे चुप रहने को बोलते थे, मैं चुप रहती थी, भले मुझे बोलने की कितनी भी इच्छा हो, बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था मुझे अपने आप से कि कैसे चुप रहूं, बट मैं चुप रहती थी, मैं मानती थी बात। वहां मैंने लॉजिक नहीं लगाया, मैंने वहां दिमाग नहीं लगाया, और ये मतलब भगवान की, ईश्वर की कृपा ही रही मेरे ऊपर कि भाई मैंने कम दिमाग लगाया चीजों में। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने अपना पूरा दिमाग लगा चुकी थी, मैं पहले ही लगा चुकी थी कि मैं इस इंसान को कैसे ठीक कर दूं। और जब मुझे यहाँ पर आकर बताया गया कि ईश्वर है, लेट गो लेट गॉड करो, वो सब ठीक करेंगे, तुम ट्रस्ट तो करो, फेथ तो रखो, और ईश्वर बहुत रहस्यमय तरीके से काम करता है। ये लाइन मुझे इन्हीं मीटिंग में आकर पता चली। और जब मेरे को वो नजर मिली ना कि हाँ, मैंने देखना शुरू किया, कंप्लेंट की बजाय जब मैंने ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू किया, हर एक चीज में मैंने देखा, तो देखा मैंने कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं देख भी नहीं पा रही थी अपनी लाइफ में। कितना कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है, कितना कुछ दिया है जो मेरी आंखें देख ही नहीं पाती थी। आज प्रोग्राम ने मुझे चॉइसेस बताई कि मेरे पास चॉइस है। प्रॉब्लम्स तो लाइफ है, जब तक आती ही रहेंगी ना, बट वो नजरिया मुझे देखने का वो है ना कि नजरें बदलेंगी तो नजारे बदल जाएंगे। और सच में मुझे नजरें बदलने की जरूरत थी, और जिसकी मुझे मतलब समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे बदलूं। और मुझे कभी लगता भी नहीं था कि मुझे बदलना है, ये चीज मुझे कभी नहीं लगी कि मुझे खुद को बदलना है। ये तो मेरी मीटिंग्स, मेरे मेंबर्स, स्पॉन्सर, और जब मैंने स्टेप वर्क किया तो, और खुद को बहुत अच्छे से अंदर तक जाना, जब स्टेप 4 किया, तो मुझे मेरे अंदर की चीजें समझ में आई। स्टार्टिंग में अवेयरनेस आई, धीरे धीरे अवेयरनेस आई, एक्सेप्टेंस आया कि जो इंसान जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने में शांति है। अगर तुम लाइफ में शांति चाहती हो, मुझसे मेंबर्स ने कहा, तो एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर। कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ये चीज मुझे समझ में आई कि मैं सामने वाले से कैसे परफेक्शन की उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम्हें 100/100 ही होना चाहिए। मैं परफेक्ट हूँ क्या? आज मैं क्वेश्चन खुद से करती हूँ। वो इंसान है, मैं इंसान हूँ, 1000 गलतियां वो भी करेंगे, 1000 गलतियां मैं भी करूंगी। बट हमें अगर एक दूसरे के साथ रहना है ना, तो एक एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। बस वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। आज वो भी समझती हैं और मैं भी समझती हूँ कि जो गलती हम कर चुके हैं और समझ में आ रहा है कि मैंने गलती की है, तो वो रिपीट ना हो। ये एक विजडम है जो ईश्वर मुझे देता है। तो इस तरीके से मैंने उनको एक इंसान समझना स्टार्ट किया, खुद को एक इंसान समझना स्टार्ट किया, और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की। क्योंकि पहले मैं एक बम का गोला बन के बैठी थी, जब मेरे हस्बैंड सेंटर गए थे तो, एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता था कि वो वहां से आएंगे ना, तो मैं उनसे गिन गिन कर बदले लूंगी कि आपने ये किया वो किया। बट मेंबर्स ने मुझसे बोला कि पास्ट का तुमको कुछ भी उनको याद नहीं दिलाना है। कितना कुछ भी हो, नुकसान हो गया, वो एक बीमारी की वजह से हुआ है और तुमको ये बात माननी होगी। कोई मतलब नहीं, उस इंसान को पता है कि उसने क्या किया है। उन्होंने जितने नुकसान किए हैं ना, तुमसे ज्यादा बेहतर पता है उनको। तो तुम्हें पकड़ के कहानी सुनाने की, याद दिलाने की जरूरत नहीं है उनको बार बार कि तुमने ये नुकसान कर दिया, तुमने वो नुकसान कर दिया। आज मैं ना उनके अंदर के स्ट्रगल को भी समझ पाती हूँ। हर इंसान की जर्नी में अपने अपने स्ट्रगल होते हैं, ये चीज आज मैं समझ पाती हूँ। पहले मैं कहती थी कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको जानती हूँ। आज मैं ये कहती हूँ, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि उनके अंदर क्या चल रहा है। बट हाँ, आज हम दोनों के बीच एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे समझ पाते हैं और मैं उनको समझ पाती हूँ। और इस तरीके से हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। उनके अंदर भी 1000 चीजें चलती हैं, मेरे अंदर भी 1000 चीजें चलती हैं। आज हम लोग कम्युनिकेशन पर काम कर पाते हैं। आज हम आपस में बैठकर कुछ भी होता है तो अच्छे से बोल पाते हैं। बिना ताने टोंट के हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, बिना तानों के मैं उनसे बात कर पाती हूँ, जो कि मैं नहीं कर पाती थी पहले। मतलब मैं इतनी बीमारी से मैं भी ग्रस्त हो गई थी कि मेरी लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग जो था ना मेरा, बहुत खराब हो गया था। बहुत गंदे तरीके से मैं बात करती थी। बट प्रोग्राम ने मुझे समझाया कि शब्दों पर ध्यान दो, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
कितना ज़रूरी है बोलना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। कीप इट सिंपल रखना मैंने सीखा है। ये प्रोग्राम के जो छोटे-छोटे टूल्स हैं, उन पर मैंने काम करना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में। वन डे एट ए टाइम जीना स्टार्ट किया हम दोनों ने, कि आज के दिन हमारे पास जो कुछ है, उसमें हमको खुश रहना है। क्योंकि दिमाग ना फ्यूचर और पास्ट में ही झूलता रहता था। प्रेज़ेंट का कुछ नहीं नज़र आता था। बच्चों का फ्यूचर, अब ये सोबर हो गए हैं, तो अब कैसे होगा? अब कमाने कब जाएँगे? अब ऐसा कब होगा? मेंबर्स कहते थे ना, वन डे एट, आज तुम्हारे घर में सब कुछ है ना? आज तुम्हारे घर में खाने के लिए सब कुछ है, जाओ डब्बे खोलो, देखो क्या-क्या है और ईश्वर को धन्यवाद दो। सब कुछ था मेरे पास, सब कुछ था और आज भी ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, सब कुछ है। आज मैं वो देख पाती हूँ। वो नज़र मुझे मिली है, इस प्रोग्राम ने मुझे वो नज़र दी है कि मैं आज देख पाती हूँ। आज मैं फ़ॉरगिव करना सीख रही हूँ, माफ़ कर पाती हूँ। जो हो गया वो हो गया, मैं उसको वापस बार-बार उनको याद नहीं दिलाती हूँ और ना बार-बार वो चीज़ें दोहराती हूँ। कभी याद फीलिंग्स हैं, आती-जाती रहती हैं और पुराने पैटर्न भी लौट कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं संत बन गई हूँ या वो संत बन गए हैं प्रोग्राम में आकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब होता है। आज बहुत सी बातों पर उनकी मैं भी एग्री नहीं होती हूँ, बट वो चीज़ें ना गंदे लेवल पर नहीं जाती हैं। आज प्रोग्राम ने चॉइस दी है कि कितनी देर तक कोई बात को तुमको खींचना है। ज़रूरी नहीं है वो मेरी हर बात पर एग्री हों और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं उनकी हर बात पर एग्री करूँ। हम दोनों अलग-अलग इंसान हैं, इंडिविजुअल हैं, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। आज भी मुझे उनसे कुछ-कुछ शिकायतें रहती हैं और वो उनको पता है, वो बेहतर पता है और उनको भी मेरे से रहती हैं, वो मुझे भी पता है और उनको भी पता है। तो हम लोग एक-दूसरे का साथ रहकर उन चीज़ों पर काम कर पा रहे हैं। अब वो चीज़ें लंबे टाइम तक के लिए नहीं जाती हैं, हमारे झगड़े ऐसे नहीं होते हैं कि ऐसे झगड़े पहले भी मेरे नहीं होते थे कि लंबे टाइम तक मैं तो बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह पाती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत लंबे समय तक टेंशन रहे हम दोनों के बीच में या एक चीज़ लेकर हम लोग बैठ जाएँ। आज हम बिना बात किए एक दिन, जब से प्रोग्राम मिला है, इन 5 सालों में मुझे नहीं याद कि कब हम लोग बिना बात किए रहे हैं। ईश्वर की बहुत कृपा है कि ऐसा कोई झगड़ा हम दोनों के बीच में नहीं होता। सच में मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ इस मैम इन मीटिंग्स की, मेंबर्स की, फेलोशिप की, कि उन्होंने वो समझ दी। क्या होता है, सोबर तो वो रहते, सोब्राइटी आ भी गई थी ना, पर अगर मैं ये सोचती हूँ कि वो सोब्राइटी उनकी है, मेरा उसमें कुछ योगदान नहीं है। पर जब दोनों साथ-साथ चलते हैं ना, प्रोग्राम साथ-साथ चलता है, तो रिकवरी का ना अपने एक अलग मज़ा होता है। एक इंसान हेल्दी हो और एक बीमार हो ना, तो जर्नी थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। बट अगर दोनों साथ-साथ कंटिन्यू चल रहे हो ना, तो रिकवरी थोड़ी आसान हो जाती है कि मैं उनको समझ के चलूँ, वो मुझे समझ के चलें। आज वो मेरी सच में बहुत हेल्प करते हैं। मुझे मतलब मैं क्या ही कहूँ मैं दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनसे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता था, सीरियसली नहीं मिल सकता था। और उनकी वजह से मुझे एल-एन-ओ मीटिंग्स मिली। आज मुझे लाइफ सही तरीके से जीना आया। कितना कुछ भी लाइफ में हुआ, पर ये जो मीटिंग मुझे मिली ना, मैं आज जब मैंने 4th स्टेप किया और जब मैंने अपने पहले के पैटर्न देखे ना कि मैं कैसी थी, तो सच में मैं पहले भी बहुत बीमार थी। मेरी हरकतें बहुत मतलब पागलपन वाली थी, जब अल्कोहलिज़्म नहीं था तब भी। बट प्रोग्राम ने मुझे खुद से मिलाया, मुझे एक नया जीवन दिया है, हम दोनों को नया जीवन दिया है, मेरे पूरे परिवार को नया जीवन दिया है। एक सोचने-समझने की अलग शक्ति दी है कि मैं चीज़ों को अलग तरीके से आज देखना सीख रही हूँ। आज मेरे पास चॉइसेस हैं, मुझे पता है, आज मैं कहाँ पर चुप रह सकती हूँ, कहाँ पर बोल सकती हूँ, कहाँ पर मुझे सोचना है, कहाँ पर पॉज़ लेना है और कहाँ पर लेट गो, लेट गॉड करना है। तो ये सब छोटी-छोटी बहुत बेसिक-बेसिक चीज़ें थी, बट ये लाइफ़ में लाना ना अप्लाई करना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था मेरे जैसे इंसान के लिए लिव एंड लेट लिव प्रैक्टिस करना, जियो और जीने दो, अपना स्पेस देना उनको। आज भी वो रात भर जागते हैं, मीटिंग करते हैं, करते रहते हैं, रात भर जागते हैं। अब मैं पहले जैसी होती तो उनको फिर सिखाने लग जाती, जो मम्मी बनती थी मैं उनकी वाइफ़ तो भूल गई थी, मैं माँ ही बनती थी। कि टाइम से सो, टाइम से उठो। आज मैं वो नहीं करती हूँ। उनकी लाइफ़ है, उनके डिसीज़न्स हैं, उनको रात भर जागना है, जागो। मैं सो जाती हूँ। आज मैं शांति की मैं 10 बजे अपने आराम से सो जाती हूँ, उनको जो ठीक लगे वही करो।
मुझे पता है मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं उनको नहीं समझा सकती, और अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो उससे फैमिली में टेंशन ही क्रिएट होना है, तो क्या मतलब है ना? तो यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मुझे प्रोग्राम से सीखने मिली और जो मैंने अपने लाइफ में मैंने अप्लाई की। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, तो वो ईश्वर की, फेलोशिप की, दोनों फेलोशिप की, ए मेंबर्स की और स्पॉन्सर की, सबकी बहुत आभारी हूँ, दिल से थैंक यू, क्योंकि ये जर्नी आप लोगों के बिना बिल्कुल भी आसान नहीं थी और आज सच में मैं कह पाती हूँ कि मैं आज पीसफुल लाइफ जी रही हूँ। और आज ये जो पीस और ये सेरेनिटी मिली है ना, ये बहुत कीमती है मेरे लिए। आज भले बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो यही है कि आज मुझे कैसे शांति से जीना है, कैसे रहना है, वो मुझे इस फेलोशिप ने सिखा दिया है, मेरे ईश्वर ने सिखा दिया है। तो इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग समाप्त करूँगी। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच शोभना, थैंक यू सो मच। बच्ची बड़ी हो रही है एक एक दिन करके। हाँ जी अनिल, अब आपकी बारी। थैंक यू मैम। हेलो दोस्तों, सराबी अनिल। ईश्वर की कृपा है, फेलोशिप की मदद से, और ये हाय सुंदर सा अनिल। प्रोग्राम आज के दिन। हाय हाय एवरीवन। आज के दिन शराब नहीं पिए दोस्तों, खुश हूँ, एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। देखा आज का दिन भी निकला और एक अच्छा जीवन जी भी पा रहा हूँ। आभारी हूँ मेरे ईश्वर का। और मैं देख रहा था अगर कुछ सेकंड और शोभना बंद नहीं होती तो मैम का इशारा आने वाला ही था, उन्होंने माइक खोल लिया था टाइम स्टॉप करने के लिए। स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर के माध्यम से ये 12 कदमों का सुंदर प्रोग्राम लिया और आज उस प्रोग्राम को जीने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ तो जीवन में परिवर्तन, जो हमारी रिकवरी का नाम है, देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि परिवर्तन आ रहे हैं। आभारी हूँ मेरे ईश्वर का, आभारी हूँ मेरे फेलोशिप का, उन मेंबरों का जो प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी, कहते हैं ना कि ये अनकंडीशनल प्यार करने वाली, जो मैं देख रहा हूँ। आवर दिवस से ही मतलब नहीं है, इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बिना किसी मतलब के जो प्रेम मिलता है। एक शराबी जो मेरे ख्याल से बहुत कुछ टूटा हुआ इस संस्था से जुड़ता है, जीवन में आशा रहती नहीं, घोर निराशा से घिरा हुआ व्यक्ति इस संस्था से जुड़ता है, लेकिन आशा की किरण यहाँ जो दिखाई जाती है। और अगर बोला जाता है कि प्रोग्राम काम करता है अगर करने दोगे तो, और ये देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ जो बोला गया है आज मेरे जीवन में, वो चीजें मैं महसूस कर पा रहा हूँ। 18 साल का शराबीपन में लेके इस संस्था से जुड़ा था। एक संस्था के माध्यम से ही मुझे इस संस्था का पता चला था। और आज का जो टॉपिक दोस्तों, बड़ा अराजकता शब्द, अराजकता मीन्स जहाँ कोई शासन ना हो ना प्रशासन हो, माहौल सब अपनी अपनी मनमानी पे जब आ जाते हैं तो वहां अराजकता होना स्वाभाविक है। शराब मैं पी रहा था, लेकिन इफेक्ट पूरा परिवार हो रहा था। बच्चे अपने मन की कर रहे थे, मैं अपनी कर रहा था, और स्वाभाविक है कि वाइफ भी करे तो क्या करे। अभी बहुत सी एक शांति वाला शब्द यूज किया, मैं महसूस कर रहा हूँ परिवार के अंदर वो शांति, आत्म शांति, मन के अंदर वो महसूस कर रहा हूँ दोस्तों, जिसकी तलाश मुझे लग रहा है लास्ट के 7 साल जो मैंने शराब पी उसमें नहीं थी। एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी शोभना बोल रही थी, मेरी शादी को लगभग 20 साल हो गए। मैं अपनी वाइफ को शादी के 3 साल, लगभग 3 साल पहले से जानता था। कहने को अरेंज मैरिज थी, बट ये लव मैरिज में कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि किन्हीं कारणों से कुछ शादी पोस्टपोन हुई। तो ये 3 साल, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरी एंगेजमेंट थी, एंगेजमेंट में जो बच्चे मेरी गोदी में था, जिसका फोटो सेशन के टाइम पे वो मेरी शादी में डांस कर रहा था। तो स्वाभाविक है कि 3 साल का एक लंबा पीरियड, हम लोगों की बातें भी होती थी, मिलते भी थे, ये पेपर देने यहाँ गुना डिस्ट्रिक्ट में ही आती थी। तो अच्छी तरीके से मैं पहचानता था, इसका नेचर भी जानता था, इसके देखिए ना इसके ना कोई भाई है ना कोई सिस्टर है, फादर भी नहीं थे जब मेरी शादी, उसके पहले ही 2 से 3 साल पहले इनके फादर एक्सपायर हो गए थे, मम्मी अकेली थी। और शायद मैं अगर ये शब्द यूज करूं कि मैंने झूठ के पुलंदे, मीन्स हमारी भाषा में, एमपी की भाषा में बोलते हैं कि भर भर के झूठ, मैंने अगर ये शब्द अगर यूज आज मैं करूं तो कोई अतोशक्ति नहीं होगी। जो मैंने, मेरी बात होती थी फोन पे, उस टाइम लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, मोबाइल चालू नहीं हुए थे। तो
मतलब ये बोलता था कि तुमने जो नहीं वहां देखा मैं यहाँ सब तुमको दिखाऊंगा। मीन्स बहुत तरीके की बात है ना। जब मेरी शादी हुई दो मेरी शादी हुई 2002 के आसपास, जुलाई में। और ठीक चल रहा था लगभग। शराब मेरे उसके करीबन 4 या 5 साल बाद मेरे हाथ में शराब आई थी, बट वो अच्छे नॉर्मल तरीके से भी, क्योंकि एक दिन तो मैं शराबी बना नहीं था। लेकिन लास्ट लास्ट में दोस्तों सारी जैसे अभी शोभना बता रही थी कि कभी हाथ नहीं उठाया, कभी इस तरीके की गाली गलौज की वो नहीं आई। बट इमोशनल तौर पे मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ, क्योंकि ये शब्द एक मुझसे एक शब्द बोलती थी हमेशा कि आप मुझसे अकेले में 4 बातें कर लो, पर ये जो आप 4 लोगों के बीच में ना आंखों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से ये जो बातें करते हो ना, इसकी अपेक्षा मुझसे अकेले में 4 बातें कर लो, मुझे दिक्कत नहीं होगी। बट मैं नहीं समझता था ना, एक शराबी जब शराब की गिरफ्त में आता है वो उसका रहता ही क्या है, वो खुद के उसके ऊपर कंट्रोल, वो खुद का कंट्रोल खो देता है ना। ये चीज मैं आज समझ सकता हूँ। तो ये अराजकता इस परिवार के अंदर, मेरे जैसे शराबी के घर के अंदर, हर कोने में, हर हिस्से में, हर परिवार के सदस्य में वो महसूस में कर सकता था, या मुझे समझ नहीं आता था। देखता तो था बट समझ नहीं आता था कि परिवार का माहौल क्या चल रहा है। फिर इस संस्था से जुड़ा और समझ पाया शराब की जो लत है ना, एक व्यक्ति नहीं पूरे परिवार को किस कदर प्रभावित करती है। घर का वातावरण कितना तनावपूर्ण और अस्थिर हो जाता है। और ये जो प्रोग्राम में जब मैं जुड़ा तो कहते हैं कि नशे से मुक्ति और संबंधों की जो कहते हैं ना पुनर्निर्माण, एक तरीके से वो ए से लेके फिर जो हमारी जेट, फिर शुरुआत होती है। एक कहा जाता है एक शराबी का नया जीवन होता है। और नया जीवन ऐसे कि मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ने के बाद अपने जीवन में बहुत कुछ बचा पाया। मैं अपने रिश्ते बचा पाया। मैं आर्थिक तौर पे जो नुकसान कर रहा था, जो मुझे कभी समझ नहीं आते थे, उस नुकसान को रोक पाया हूँ इस छोटी सी रिकवरी में। समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या गलत है, मैं जो कर रहा हूँ उसका आगे जाके क्या परिणाम हो सकते थे, ये आज समझ आता है। और जिस सबसे बड़ी बात दोस्तों की वो आत्म शांति, जिसकी तलाश मैंने इस शराब के माध्यम से देखी, खोजी, नहीं मिली, लेकिन आज उस आत्म शांति को मैं महसूस कर सकता हूँ। बाकी की आत्म शांति क्या होती है दोस्तों, ये जो सर एक कहते हैं ना कि स्वाभाविक है कि जब एक व्यक्ति शराब से दूरी बनाता है तो परिवार, क्योंकि एक शराबी बहुत कुछ नुकसान करके आता है ना जीवन में, तो आशा बढ़ना स्वाभाविक है। आशा लग जाती है कि आज ये शराब से दूर है तो अब ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन एक शराबी की जो मेंटेलिटी है, या मेरी जो दिमागों में चलता है, बहुत कुछ मेरे दिमाग में भी चलता था, क्योंकि मेरा जो फील्ड है या जो मेरा बिजनेस है वो इस टाइप का ही था कि रात को 9 बजे के बाद सारा काम वो शराब पे ही आधारित। मैं मेरा खाने का होटल है, भोजनालय है। और एक्चुअल वो 8:30 9 बजे के बाद टोटल शराबियों के वहां जमघट लगते हैं। और वहीं से मेरी शराबियत चालू हुई थी। तो कल हमारे जब राज जी एक फियर को लेकर कि डर कभी अच्छे नहीं होते, है ना, डर हमेशा बुरे ही होते हैं। बट कहीं ना कहीं मैं एक चीज ये देखता था कि, क्योंकि मेरे साथ ये कई बार हुआ, मेरी रिकवरी के आने के बाद भी मेरे पास कई लोगों के फोन आए इस तरीके के कि भाई आ जाओ, ऐसा वैसा। मैं कभी अगर गया उस तरफ निकला तो आज रात को आ जाओ, इस तरीके की बातें होती थी। कुछ टोंट भी मेरे ऊपर कसे कसते थे कि भाई अगर पैसे नहीं है तो हम पिला देंगे, तो इस तरीके के होते थे ना। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं इनके बीच में बैठता हूँ तो घंटों मेरा इनके साथ बीच में, क्योंकि मेरे लाख मना करने के बाद, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को तो ये समझा नहीं सकता कि मैं शराब नहीं पी सकता, मुझे ऐसी बीमारी लगी है। मैं हर व्यक्ति को तो ये बार बार जाके समझा नहीं सकता, और व्यक्ति समझना भी नहीं चाहेगा कि मैं उससे बोलना क्या चाह रहा हूँ, है ना। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं रात को अगर अपने शॉप पे जाके बैठूंगा तो कहीं ना कहीं वो शराब, क्योंकि यहाँ जब इन मीटिंगों में मैं जुड़ता था ना तो मुझे यहाँ लगता था कि लोगों ने 10 साल बाद 15 साल बाद कहीं ना कहीं उस शराब वापस आई है। कोई बोला जाता है कि शराब जाती कहीं नहीं है, हम उसको एक दिन के हिसाब से अरेस्ट कर सकते हैं, एक दिन के हिसाब से हम उसको रोक सकते हैं, है ना। और तो ये बात कुछ मेरे मन में चलता था, ये ना, ये जो फियर था मेरे मन में, मेरे ख्याल से काफी हद तक मैंने उस फियर पे काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ हद तक मैं उस पर काम भी कर पाया हूँ।
तो दोस्तों इसके अलावा जैसे कि कहते हैं कि एक परिवार से एक शराबी की बहुत दूरियां हो जाती हैं। कहने को हम साथ में हैं, आज मैं वाइफ के साथ में हूँ, मेरे बच्चे दोनों मेरे साथ में हैं। ये अपने रिश्तों का मैं इन 5 सालों में पुनर्गठन कर पाया, इन द सेंस कि कुछ हम लोगों के बीच में, जैसे कि अभी शोभना ये बता रही थी कि बोलचाल को लेके कि अगर कोई बात होती थी तो 8-8 दिन 6-6 दिन हम लोगों को बात करने में, भले ही वो मुझसे कोशिश करती थी लेकिन मैं सो ऐसे करता था कि मुझे बात ही नहीं करनी, है ना। बट इन 5 सालों में दोस्तों, इन 5 सालों में मुझे वो एक दिन याद नहीं आता जब हम दोनों के बीच में लेके किसी बात को लेके विवाद हुआ हो, बोलचाल बंद हुआ हो, या घर का माहौल कुछ घंटों के लिए भी अव्यवस्थित हुआ हो। जिस अराजकता की बात मैं जब यूजिंग में था, वो उसकी अगर स्टोरी सुनाने जाऊं तो बहुत लंबी है, क्योंकि 18 साल का जीवन मैंने शराब के साथ गुजारा है और लास्ट के 7 साल अनाधुन शराब मैंने पी है। मुझे खुद भी याद नहीं कि वो लगभग अगर बोलूं तो मेरे जीवन के वो 7 साल मैंने क्या क्या किया, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। और तो इस रिकवरी में आने के बाद वो कभी कंडीशन नहीं, दोनों बेटों तो बड़े बेटे ने तो मेरी कुछ हद तक शराबी देखी। कल जब एक मैम यहाँ शेयरिंग में अपने भतीजी को लेके शेयर कर रही थी कि बर्थडे था उसका और वो शराब पी के आ गई। सेम ये मैं मई में इस एल्कोहलिक एनीमिया संस्था से जुड़ा हूँ और ये जो केस था मेरा सेम मेरे बड़े बेटे का 24 अप्रैल को बर्थडे है। और बड़ा खतरनाक लॉकडाउन चल रहा था 2020 में, ये जो 24 अप्रैल के टाइम पे, लेकिन मैंने सारी व्यवस्था करके उसके बर्थडे का तैयारी कर ली थी। बट एक जो मेरा दोस्त था पुलिस में, तो वो बोला मेरे से, भैया मुझे सिगरेट पीना है लेकिन मेरी वर्दी देख के लोग मुझे सिगरेट नहीं दे रहा, मतलब दुकान वाले शटर नीचे कर लेते हैं। तो उसने कहा तुम मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ, मैं उसके साथ जाता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद कहता भैया शराब, मुझे शराब पीनी है। मैं सिगरेट का तो बहाना लगा रहा था, बट उसने तो एक थोड़ी सी पी, बट अपन उस शराब के अंदर डूब गए। और घर पे आके मेरी ये कंडीशन थी, मेरे से खड़े होने की बस की नहीं थी। मैं आके, बेटा मुझे अंदर लेके आया, उसी ने मुझे बेड पे लेटाया। फिर उसके बाद मुझे नींद लग गई। कैसा बर्थडे, काय का बर्थडे कब कैसे मना मुझे मालूम नहीं है। मेरी वाइफ ने, फादर आए, मेरी मदर भी आई थी, तो उनको बताया इनको थोड़े चक्कर वक्कर आ रहे थे इसलिए इनकी नींद लग गई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वाइफ ने मेरा बहुत कुछ उस ढकना बोल सकता हूँ जिसको कि मैं सॉफ्ट कॉर्नर बोल सकता हूँ कि मैंने कुछ शराबियत में ऐसे बहुत कुछ किया, तो इसने बहुत मेरा वो किया, क्योंकि कहते कि फादर नहीं थे, भैया नहीं थे, सिस्टर नहीं थी, तो उसके बाद भी बहुत कुछ सहा। इमोशनल तौर पे बोलूंगा कि बहुत कुछ सहा। आर्थिक नुकसान जो मैं कर रहा था, ये इसके आंखों के सामने ही मैं वो नुकसान कर रहा था। ये मुझे हर बार बताती थी कि तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हारे साथ गलत कर देगा, वो तुम्हारे साथ गलत कर देगा। लेकिन मेरे ऊपर थी वो शराब हावी, और मैं ये सारे काम इसके बार बार मना करने के बाद भी मैं करता था। तो यही चीजें तो है दोस्तों, यही वो चीजें हैं जो समझ आती है। और देखिए ना कि अगर मैं आज इस संस्था से नहीं जुड़ा होता, लोग बोलते हैं कि मैंने डकैती की, मैंने मर्डर्स किए, या मैं सड़क, तो ये सब चीज होने की स्थिति में से दूर थोड़ी था। अगर मैं घर के अंदर आज पैसे चुरा रहा था, मेरे दोनों बेटों के, ये जो मैं ATM से पैसे निकालता था तो उसका में फोन आ गया था। तो मैं अगर लॉकडाउन में घर ATM से पैसे निकालता था तो मैसेज आते थे, तो उसके लिए मैं घर के अंदर जो रखे थे दोनों बेटों को पैसे जोड़ने देता, उनके डिब्बों में से चोरी करना, उसकी जाके शराब पीना, खुद भी पीना और साथ में दूसरे लोगों को भी पिलाना, कैसे व्यवस्था करना। 10 रुपए की चीज 100 रुपए के अंदर मिल रही थी। तो ये मैं कर रहा था। तो ईश्वर ने उस पूरी अराजकता भरे माहौल से मुझे निकाल के आज इस परिवार के अंदर वापस उस स्थिति में लेके आया कि आज हम बैठ के चारों, फादर मदर, जिनका शायद मेरे तीसरे नंबर पे नाम था मेरे फादर का, कि वो मुझसे, क्योंकि 18 साल 19 साल मैं जब पी रहा था तब भी मैं उनके साथ था, क्योंकि मैं 12 साल की उम्र से बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ पापा के साथ में। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि ये जो मेरे फादर हैं, ये मुझसे आज कुछ पूछते नहीं है, मुझसे चर्चा नहीं करते। मेरी दोनों सिस्टर को फोन लगा के पूछते हैं कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, इस तरीके की बातें। तो मुझे लगता था इन्होंने मुझे दूध में से मक्खी जैसा बाहर कर दिया। मैंने अपना पार्ट नहीं देखा था, मैं क्या हूं मैं ये नहीं समझने की कोशिश कर रहा था, बट मैं ये सोचता था कि फादर ने मुझे एक तरीके से मुझे जीवन से मुझसे चर्चा नहीं करते। तो वो आज देखिए दोस्तों उसका उलट है। आज कोई भी काम हो, फादर कुछ करने के पहले चर्चा करना, बात करना। तो कहीं ना कहीं जब मेरी उस शराब से दूरी बनी, आज वह जो रिश्ता एक तरीके से अगर मैं बोलूं कि डेड एंड पे था, आज वापस से
उस रिश्ते की शुरुआत हो गई। तो यही चमत्कार हो कि दोस्तों मैं महसूस करता हूं इस छोटी सी रिकवरी में। और ये जो 12 कदमों का प्रोग्राम जो दोस्तों कहते हैं ना कि शुरुआत उस स्वीकारता से आती है, वो एक्सेप्टेंस, कि मैं उस पहले घूट मेरे लिए नहीं बना। उस मुझे ये जो सारी प्रक्रिया है, कहने को बहुत लंबा है कि मुझे विचारों की लगी है, मुझे इस तरीके का है, बट कहीं ना कहीं शुरुआत वही है कि मुझे उस पहले घूट की बीमारी है। मैं उस पहले घूट से अगर दूरी बनाता हूं तो मेरी जर्नी इस एल्कोहलिक एनोनिमस के आगे चालू हो जाएगी। बाकी के वो 11.5 कदम, वो जो 11.5 कदम मेरे जीवन को एक नया मोड़ देंगे, मुझे एक नया आयाम, क्योंकि यहाँ आयामों की बात भी होती है। और मैं देख रहा हूं, मैं अपने जीवन में वो देख रहा हूं, इस प्रोग्राम का वो चमत्कार भी देख रहा हूं, क्योंकि आज ये जो वाइफ अभी अपने अनुभव रख रही थी, मैं इसी वाइफ के साथ हूं। वो मेरे दोनों बच्चे जिन्होंने वो माहौल देखा है, जिस अराजकता की बात मैं कर रहा हूँ, वो माहौल देखा है, आज बड़े वो खुश हैं, बड़े प्रसन्नचित्त रहते हैं, बात करते हैं, और जो हम उनसे पूछे उसके जवाब मिलते हैं। आज उनके चेहरे पे वो गम, डर नहीं है, वो खौफ नहीं है। आज मैं अपने फैसले किसी पर जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं करता कि मैंने ये बोल दिया तो यही होगा, है ना। तो आज उन बातों को लेके आपस में डिस्कशन होता है, एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, उस नतीजे को पे ही हम काम करते हैं। तो ये सब इस रिकवरी में आने के बाद संभव होते हुए मैं देख रहा हूं। दूसरा दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरे जैसा शराबी, मुझे आशा नहीं थी कि आगे का जीवन में जी पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये लगता था, मैंने थॉट में जरूर आने लगा था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ये शायद 1-2 बार मैंने भाई से बोला, इससे इस जीवन से तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को खत्म कर लूं। बट उस निराशा भरे वातावरण से, उस निराशा भरी जिंदगी से इस संस्था ने मुझे निकाला, आप मेंबरों ने निकाला, मेरे ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया, और ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी कि मैं इस रास्ते पे चलूं, वो एक दिन के हिसाब से। लेकिन एक सेंटेंस जो मेरे बार बार मेरे स्पॉन्सर, जो मुझे गाइड करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं, ये जो 1 डे एट ए टाइम है, इस पे अगर लाइफ टाइम अगर चले ना, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला जाता कि आपको शराब की समस्या तो अब आप जिंदगी भर शराब नहीं पी सकते, उस एक दिन के हिसाब से, लेकिन उस प्रोसेस को आपको लाइफ टाइम तक ही चलाना है। क्योंकि एक ऐसी बीमारी, अगर मैं ये सोचूं कि आज मुझे 5 साल हुए तो मैं आगे जाके 1 पैक या 2 पैक पी सकता हूं, बट जब मैं इन मीटिंगों में जुड़ता हूं तो मैं तो ये मेरे दिमाग में आती कि मैं ये कर सकता हूं, बट उदाहरण मुझे इन मीटिंग में मिल जाते हैं। वो उदाहरण इन द सेंस कि वो आके मीटिंग में कोई बंदा ये बता देता है, भाई मैंने गलती करी और आज उसका ये नतीजा है। तो ये बढ़ती हुई बीमारी, क्योंकि मैं अगर शराब से दूर हूं, लेकिन जो मेरी शरीर की बनावट है वो उसी स्तर की है कि भले ही मैंने 5 साल उस शराब को नहीं पिया, लेकिन आज अगर मैं पीऊंगा तो उससे बुरी कंडीशन मेरे होने वाली है। उसके उदाहरण इस संस्था के अंदर मिलते हैं, अगर कोई प्रोग्राम से जब भटकता है। प्रोग्राम का पहला जो हमारा आधा कदम बोलता है कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ। तो मैंने तो सिर्फ शराब के आगे शक्तिहीनता स्वीकार करी, लेकिन जब मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि जीवन बड़ा कठिन है, जीवन बड़ा कठिन है, लेकिन इसको सरल अगर मुझे बनाना है तो उसके लिए, जैसे कि हमारा प्रार्थना की, मैं जब किसी को बदल नहीं सकता, जैसे मैंने अभी बोला कि मेरी वाइफ का नेचर मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, उसके साथ मैं 18 साल से, अगर मुझे 4 साल में किसी व्यक्ति का नेचर समझने में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत वो लगता है, बट इतना मुझे मालूम है कि मेरी वाइफ का ये नेचर है, तो मैं कोशिश यही करता हूं कि उसके नेचर को ना बदलने की कोशिश करूं। तो ये जो मैं पहले करता था पी के ना, कि अगर मेरी कई मंशा जो मेरे मन में है अगर नहीं पूरा होता, मुझे दिखता था, तो मैं जाके और शराब पीता था, उसको मनवाने की कोशिश करता था, अपनी जो दोस्त दपट थी उसको, उसे मैं डाउन करने की कोशिश करता था, अपनी इसको दादागिरी शब्द यूज कर सकता हूँ कि उसके माध्यम से। तो ये चीजें दोस्तों, उस चीजों से भी मुझे ईश्वर ने बाहर निकाला, आज वो सब कुछ नहीं होता। और दोस्तों, मैंने अपनी, जब आत्म खोज की बात या हमारा जो चौथा कदम बात करता है कि जब मैंने की, तो मुझे मेरा पार्ट, जिसको शायद मैं कभी देखना नहीं चाहता, एक शराबी अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन ये प्रोग्राम में दोस्तों, ऐसा ईश्वर ने हमारे इसके को फाउंडर, उन्होंने इस प्रोग्राम की गणना या उसको इस तरीके से बनाया कि दोस्तों की वो प्रोग्राम ने ही मुझसे मेरी खुद की खोज कराई, मैं की हुई गलतियों को देख पाया, मैं अपनी कमियों को देख पाया, मुझे मेरा पार्ट यहाँ इस प्रोग्राम ने दिखाया।
और उस बातों को लिखने के बाद दोस्तों आज ये मैं समझ पाता हूँ कि मैं कहाँ गलत था, मैं क्यों गलत था, उसके पीछे रीजन क्या थे। जब मुझे मेरा सारा पूरा पार्ट जब मैं यहाँ देख पाया, उसको लिख पाया, तो आज उस अ, उस पार्ट पे मैं काम कर पा रहा हूँ। मैं अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कर पा रहा हूँ। मैं अपनी कमियों को मैं जान पा रहा हूँ कि अनिल तुझमें ये कमी है। मेरी अच्छाइयां जो कहीं ना कहीं इस शराबीपन जो मुझे बीमारी लगी, इस बीमारी की वजह से शायद दुख गई थी या उन पे पर्दा गिर गया था, आज मैं उन अच्छाइयों को भी निखार पा रहा हूँ। तो मैं ये शब्द ना बार बार कई बार मेरी मीटिंग में लिखा कि मैं बहुत मेहनती था। उसके पीछे रीजन है दोस्तों, कोई मैं अपने मन से मैं बड़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक तरीके से बोलूं तो मैं इकलौता ही था। मेरा सबसे जो छोटा भाई बहुत छोटा है मेरे से उम्र में, वो मेरे बाद दोनों सिस्टर थी। दोनों सिस्टर की शादी के टाइम पे, क्योंकि दोनों सिस्टरों को मंगल था, तो काफी पापा मेरे ख्याल से बड़ी सिस्टर के लिए 4 साढ़े 4 साल परेशान रहे, छोटी सिस्टर के लिए करीबन 4 साल परेशान रहे। ऐसे 9 साल उन्होंने दोनों को शादी के टाइम पे खोज की। खोज करते थे, तो पूरा भार मेरे ऊपर रहते थे, क्योंकि महीना महीने भर 15 15 दिन के लिए वो कहीं चले जाते थे। उनको कभी किसी ने बता दिया वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, तो मैं करता था। और मेरा जो बिजनेस है वो 18 से 19 घंटे का है, और कई बार तो मुझे 20 20 22। मेरी वाइफ मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ से 10 बजे निकला हूँ, अर्ली मॉर्निंग सुबह जाके वाइफ ऑटो से बैठ के मुझे देखने गई कि वो आज घर पे ही नहीं आए। तो ये मैंने किया, मैं इसको बड़ाई के रूप में नहीं कह रहा, मैं ऐसा था। बट इस शराब ने कहीं ना कहीं वो निकम्मापन, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना, ये सब इस कहीं ना कहीं वो शराब जब मेरे ऊपर हावी हुई तो उन चीजों को कहीं मैंने साइड कर दिया, दरकिनार कर दिया। सिर्फ मैं शराब के माध्यम, जो शराब में जैसे मुझसे बोलती थी, मैं वैसा करता जा रहा था। तो इन चीजों से आज मैं कह सकता हूँ कि वो जिम्मेदारी जिनसे मैं भागा, आज उन जिम्मेदारियों को निभाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मैं दोस्तों निभा पा रहा हूँ। मैं निभा पा रहा हूँ। मैं आज अपनी अच्छाइयों को निखारने का प्रयास कर रहा हूँ। वो अच्छाइयों को मैं देखने की, कहाँ गई वो अनिल तेरी अच्छाइयां। इतना मेहनती इंसान होने के बाद कहाँ थी कि 24 घंटे में तुझे कम से कम 19 से 20 घंटे, और कई कई बार तो 22 22 घंटे उस शराब के साथ गुजारने लगा था। तो आज जब शराब से दूरी बनी तो मुझे चीजें दिखाई देने लगी कि वो तेरी अच्छाइयां कहाँ हैं। उन अच्छाइयों पर काम कर पा रहा हूँ दोस्तों। और जीवन में ऐसी कई मेरे सामने परिस्थितियां आने वाली हैं परिस्थितियां आज भी हैं और आने वाली भी हैं। जीवन बहुत लंबा है, मैंने नहीं देखा कितना है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि जीवन बड़ा कठिन है, और उसको जीना है, और जीवन को जीवन की शर्तों पर जीने का ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम वही सिखाता है। जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करे तो तुझे दिक्कत नहीं होगी। जिसको तू बदलने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला बदले या ना बदले, लेकिन तू उसको बदलने के चक्कर में कितना बदल जाएगा ये तू देख चुका है, और ये मैंने देखा है। तो ये प्रयास नहीं करता, जो जैसा है वैसा स्वीकार। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि मेरी वाइफ ने ये नहीं करा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मेरी वाइफ बच्चे ने ऐसा नहीं किया, मेरी नहीं सुनी तो मैं वैसा कर दूंगा। सबका ईश्वर है, उनका भी ईश्वर है। ईश्वर वो लेके आया तो ईश्वर उनको, वो उसी मार्ग पे जाएंगे जहाँ ईश्वर ने, क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर ने तुमसे ज्यादा बेटर सोच रखा है। अभी 2 दिन पहले एक फ्रेंड बात कर रहा था, उनके 3 लड़कियां हैं, वो तीनों लड़कियों की शादियों के लिए लड़का देख रहा है, लगभग 1 1 साल का अंतर है। तो मैंने उससे 2 ही लाइन बोली तो उसको बड़े अच्छी लगी। मैं ये लाइन सब पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने उससे बोला वो अपनी किस्मत लेके आई है भाई, जिनका जहाँ संजोग लिखा होगा वो अपने आप ईश्वर करा देगा, वो होता भी यही है। तो उसको बड़ा शांति की फीलिंग आई, उसको बहुत अच्छा लगा ये शब्द मैं बोल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ने वो सद्बुद्धि जिसकी मैं मांग करता हूँ बार बार प्रार्थना करके, ईश्वर वो सद्बुद्धि को स्थापित कर रहा है। दोस्तों एक जो मन में रहता है कि ग्रुप को लेकर इन 5 सालों में बड़े कोशिश की, बड़े ऐसे कोई कभी मुझे संदेश मिला है, कहीं से फोन आया। रिसेंटली एक जयपुर से ही फोन आया था, मेरे जस्ट 2 गली छोड़ के वो मेंबर है, तो उसको मैंने बिग बुक दी। जिस दिन मैंने बिग बुक दी वो 4.5 घंटा उसी खम्भे के नीचे, जिस खम्भे के नीचे मैंने बिग बुक दी, वो पढ़ता रहा खड़े होकर। मुझे लग रहा है कि आज ही पूरा प्रोग्राम, मुझे लग रहा है कि ये कंज्यूम कर लेगा, उसको बिल्कुल आज ही ले लेगा। और उस दिन का वो दिन है कि जब मैं गैलरी में जाता हूँ या बाहर जाता हूँ तो उसने रास्ता बदल दिया। मैं कोशिश करता हूँ, फोन करता हूँ, भैया मुझे फलाना काम है, ठिकाना काम है, तो मुझे मालूम है अच्छी तरीके से कि मुझे 18 साल से मैं शराब पी रहा था। लास्ट के 10 साल मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे रिलेटिव, मेरे परिवार के, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, ये जो मुझसे कह रहे थे कि तुम शराब मत पियो, शराब ऐसी चीज है, बट मैंने नहीं सुनी। मुझे मालूम है अगर एक शराबी इतनी जल्दी, अगर इतनी आसानी से मानने लगे तो इन मीटिंगों में, इन संस्थाओं में जगह नहीं बचेगी, इतने आज की कंडीशन में शराबी है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। सहयोग की बात करूं दोस्तों, तो मैं क्लियर कट ये मैसेज दे सकता हूँ कि हमारे एमपी में 2 इंटर ग्रुप है।
बट अब कौन सा कहाँ लगेगा इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि हमें दर्द भी साझा करना है, खुशी भी साझा करना है, यही करना है, और आप इन लोग ही समझ सकते हैं इस चीज को। अदरवाइज मैं अगर बाहर जाके कहूँ तो कोई चीज को नहीं समझेगा। तो वो दर्द है। मैं बोल सकता हूँ कि मुझे आज तक इन 5 सालों में ना तो इंटर ग्रुप भोपाल, ना इंटर ग्रुप इंदौर, किसी से भी रत्ती भर थोड़ा सा भी सहयोग नहीं मिला। पर्सनली अगर मैं कहीं जाता भी हूँ तो वो वजनदारी, क्योंकि मैं एक कहा जाए कि मैं सिंगल हूँ, तो किसी मान के चलो कोई हमारे यहाँ का कलेक्टर है या किसी बड़े यहाँ का जो सर्जन है या कोई मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है, चिकित्सक, अगर उसके पास जाता हूँ, लेकिन अगर 2 लोग या 3 लोग मेरे साथ हो तो वो एक वजनदारी से हम वो चीज अपनी बात वहां रख सकते हैं। तो वो उस तरीके का सहयोग नहीं है, मैं ये बोल सकता हूँ। ये बिल्कुल, क्योंकि मुझे बोला गया है कि बिल्कुल बिल्कुल ये शब्द मैं बोल सकता हूँ, तो हम दोनों इंटर ग्रुप से मुझे बिल्कुल ना के बराबर अभी तक सहयोग है। आज तक इन 5 सालों में प्रयास किए, क्योंकि मैं वर्कशॉप वगैरह में जाता हूँ तो मैं वहां देखता हूँ कि चर्चाएं जरूर होती हैं, बट कोई एक पीआई का अरेंजमेंट भी आज तक इन 5 सालों में गुना के अंदर नहीं हुआ है। इस गुना के अलावा 30 मिनट के रास्ते पे एक डिस्ट्रिक्ट और है, अशोकनगर, वो मेरे से 30 मिनट के रास्ता है, वो भी डिस्ट्रिक्ट ही है। इसके अलावा एक शिवपुरी है, वो मेरे से करीबन 70 किलोमीटर है, वहां के जाने में भी 1 घंटा लगता है। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में आज तक कोई पीआई का एक्टिविटी नहीं हुई है। इसके अलावा ए का वहां कोई मेंबर भी नहीं है, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में अभी कोई मेंबर नहीं है। इसके अलावा फिर अगर देखा जाए तो ऐसे आसपास की अगर मिलाया जाए तो दोस्तों ये मन में रहता है। पर मैं ईश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि ईश्वर मुझे जैसे कि इस संस्था से जोड़ा और मेरे जीवन में मूलभूत परिवर्तन मैं देख रहा हूँ। मेरा परिवार आज खुश है, मैं परिवार के साथ हूँ, और मेरे जीवन में जो चेंज आ रहे हैं, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ या मुझे ईश्वर वो शक्ति दे कि मैं भी कुछ आगे बढ़ के कहते हैं ना फिजिकल ग्रुप का एक अगर खोल पाऊँ, अगर मुझे मदद मिलती है तो मैं प्रयास करूंगा। ईश्वर से मैं शक्ति मांगता हूँ। दूसरों, आभारी हूं मैं अपने पिंक सिटी ग्रुप का, या बेटे कई अनुभवी सदस्य को, कि मैं कहते हैं ना कि ईश्वर जब देता है तो दोनों हाथों से देता है। तो मैं वो शराबी हूं दोस्तों कि मैं इस संस्था से उस टाइम जुड़ा जब धीरू भाई अंबानी ने बोला था कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो वो शब्द में यूज यहाँ कर सकता हूँ कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये जो पूरा अगर देखा जाए तो अल्कोहलिक एनोनिमस सिर्फ एक पूरे मोबाइल के अंदर आ गया था। 2020 में हमारा लॉकडाउन लगा मार्च में, और मैं मई में आया था इस संस्था के अंदर। तो सभी अनुभवी सदस्य यहाँ जुड़ते थे, मीटिंग उनकी शेयरिंग मुझे सुनने का मौका मिला, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी समस्या लेके आया। आज भी मैं यही बोलता हूँ कि मैं एक छोटी सी समस्या लेके आया, तो मुझे एक फिजिकली समस्या थी, मेरी पैरों की नसों में ब्लॉकेज बताते थे, काफी दर्द रहता था मेरे पैरों में। तो यही समस्या थी, मेरे परिवार को भी मालूम नहीं था कोई एक संस्था है या इसके अलावा कुछ है। हल्की मुझे लीवर पे स्वेलिंग बताते थे ग्रेड 3। तो ये सोच के आया था, बाकी आर्थिक सामाजिक या पारिवारिक ये चीजें मुझे नहीं मालूम थी। लेकिन आज ये बोल सकता हूँ मैं अपने रिश्ते भी बचा पाया। वो अनुभव जो यहाँ रखे जाते थे, अनुभवी सदस्य बताते थे कि भाई तुझे ये तू फिजिकल सोच रहा है, बट ये कितनी तरीके से इस बीमारी ने तुमको कहाँ कहाँ क्या क्या मार दिए वो मैं समझ पाया। तो मैं आभारी हूँ मेरे अनुभवी सदस्यों की। बड़ा स्ट्रेंथ होती थी, 500-500 के पैकेज उस टाइम पे लिए जाते थे मीटिंगों में, और शेयरिंग के लिए एक तरीके के बहुत अनुभव सुनने को मिलते थे। मैं आभारी हूँ मेरे सिटी ग्रुप का, जिसने मुझे वो मौका दिया। जब मुझे स्पीकर अरेंज करने के लिए मुझे एज सेक्रेटरी जब यहाँ मुझे बनाया गया, तो मैं आभारी हूँ, क्योंकि ये उसके फल मुझे ही मिले। कहते हैं ना कि आप जितना इस प्रोग्राम को बांटोगे उससे 4 गुना आपके पास वापस आएगा। तो मैं उस चीज को महसूस कर सकता हूँ। जब मैं एज ए स्पीकर किसी को इनवाइट करता था तो मुझसे ये सिर्फ उनसे 4 लाइनें पूछना होती थी कि आपकी डेट ऑफ सोबराइटी, आपका टॉपिक, और ये पूछने के बाद ये बात हो गई, यही खत्म। बट उसके बाद जो मेरी 10 15 मिनट उनसे टॉक होती थी, उनसे बात होती थी, वो अनुभव मुझके साथ शेयर करते थे, तो वो मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं थे। दोस्तों, मुझे ग्रुप ने वो सर्विस दी, जो सर्विस जैसे अगर मैसेज अपलोड करने को लेके कि इन मैसेजों को अपलोड करना है, इतने इतने टाइम पे करना है, मीटिंग ओपन का करना है, मीटिंग इस टाइम पे डालना है। तो दोस्तों मैं देखता हूँ कि उसके मुझे भले ही कई बार चिड़चिड़ी हुई, क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार शराबी का मूड स्विंग भी होता है। तो कई ऐसी कंडीशन थी, जैसे कि लास्ट टाइम ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, जब मेरी मदर को अटैक आया, वो आईसीयू में थी, और यही मीटिंग का समय था। 4:30 बजे मैं मैसेज अपलोड करता हूँ, और 5 बजे, पौने 5 बजे इस मैसेज ओपन के लिए मैं डालता हूँ। तो वहां मेरे को मेंबर के फोन आ जा रहे थे, मैं आईसीयू में था, बार बार मैं फोन काटे जा रहा था।
3 बार घंटी बजी, मुझे डॉक्टर ने बोला आप बाहर जाइए मोबाइल को लेके। तो मुझे थोड़ी चिड़चिड़ी में मैंने उस मेंबर से ये 2 शब्द बोल दिए कि यार भाई, आज जो हम लोग भाषा बोलते हैं कि ये पुराना मैसेज, उसको भाषा उससे जुड़ जाइए। तो ये तो मैंने उससे बोल दिया, लेकिन उसके 5 मिनट बाद ही तो वो डॉक्टर बाहर आके कहता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा वैसा हुआ, और फिर मैंने सोचा यार भाई से मैंने कुछ, मुझे लगा ऐसा कि ये शब्द शायद गलत था। मैंने उनको फोन लगाया, मैंने बोला भाई सॉरी, मेरी मदर की ऐसी ऐसी थी, इस चक्कर में मेरे वो शब्द निकला, आई एम सो सॉरी। लेकिन दोस्तों साथ में मुझे एक चीज की जो फीलिंग आई कि मैं कठिनाई में था, मैं परेशानी में था, लेकिन वो मेंबर फोन लगा के सिर्फ मुझको, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि मेरी मदर एडमिट है, लेकिन वो एहसास दिला रहा था कि अनिल तू इस परिस्थिति में है, लेकिन तू ये मत भूलना तू एक शराबी है। ये परिस्थिति तेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि परिस्थिति से ही शराबी घबरा कर कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस को बदलता है, या डिवाइड कर लेता है, या दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये है दोस्तों चमत्कार। और ईश्वर ने वो कहते हैं ना कि जब एक व्यक्ति खुद अपना बोझ उठाने में असक्षम महसूस करता हो, और उसके बाद ईश्वर वो शक्ति दे दे कि कम से कम वो दूसरे व्यक्ति की मदद कर सके, इससे बड़े एक शराबी के लिए वो खुशनसीबी नहीं हो सकती दोस्तों। मैं बहुत खुशनसीब शराबी हूँ कि ईश्वर ने मुझे मौका भी दिया, वो हिम्मत दी कि मैं किसी दूसरे की मदद कर सकूं, किसी दूसरे के क्योंकि कहते हैं ना ये बीमारी इतनी जटिल, इतनी खतरनाक, इतनी कमिंग, बैफलिंग, पावरफुल, बहुत से नाम है। हमारे अनुभवी संतों ने शराब को, शराबियत को बहुत अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये इंसान को जानवर बना देती है, परिवारों को तहस नहस कर देती है, असमय मौत की ओर ले जाती है, मतलब बहुत कुछ। तो उन चीजों से ईश्वर ने मुझे बचाया, उन परिस्थितियों से ईश्वर ने मुझे निकाला। समय भी हो गया मेरा। तो दोस्तों उस अराजकता भरे माहौल से आज ईश्वर ने निकाला। आज समंजस का माहौल है, हम एक दूसरे को समझते हैं, फैमिली को समझते हैं। तो मैं आभारी हूँ मेरे पूरे ग्रुप का, सभी मेंबरों का, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस मेरी रिकवरी में सहायक है। मैं आभारी हूँ मेरे ईश्वर का, जो कहीं ना कहीं मुझे वो हिम्मत देता है, जिससे मैं एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ सकूं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much, Anil. कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।